नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। एक ऐसा दिन जिसे छत्तीसगढ़ कभी भूल नहीं सकता, छत्तीसगढ़ की राजनीति उसे कभी भूल नहीं सकती, छत्तीसगढ़ के लोग कभी नहीं भूल सकते। वो काला दिन, ऐसा दिन जिसने झकझोर कर रख दिया था न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे भारत को, और विश्व भर में इसकी गूंज थी। जिस तरीके से कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी इस हमले में, जब नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। सुनियोजित कहिए, हमला ऐसा था जिसे कहा जा रहा है कि पहले इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की गई थी। कुछ ऐसे सूत्रों से, मीडिया प्लेटफॉर्म से जो सूचनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। और इसके बाद जब इस पूरे विषय पर जांच शुरू होती है, अलग अलग तरीके से जांच होती है, अलग अलग बिंदुओं पर जांच होती है, कुछ बिंदु बाद में भी जोड़े जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश की जनता और खासकर सियासत के लोग, सियासतदार भी ये जानना चाहते हैं कि वो सब हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और इसके पीछे क्या कुछ था। ये सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, वैसे ही खड़े हुए हैं उसी तरह मजबूती के साथ, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। जांचें तो हुई जैसा मैंने कहा, लेकिन कुछ जांचों को अधूरा बताया गया। क्या था इसके पीछे, अब भी वो रहस्य बना हुआ है। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि झीरम का वो रहस्य, तिलस्म क्या था, सब कुछ अभी कुछ पता नहीं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस घटनाक्रम से जुड़े और वहाँ पर रहे प्रत्यक्षदर्शी भी आपको कुछ बताएं, और क्या कुछ था, वो कैसा वातावरण था, आतंक और क्रूरता का वो कैसा खेल था, ये सब भी हम जानेंगे। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करने के लिए सरकार तत्पर नजर आ रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के घोर नक्सली इलाके में सुरक्षा बलों का लगातार एक्शन भी जारी है और उसका असर भी प्रदेश के नक्सली इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सबसे बड़ी घटना झीरम कांड के जख्म आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। सबसे बड़े नक्सली हमले में प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उस वक्त के हमले की चश्मदीदों के दिलों में आज भी वो मंजर बसा हुआ है। 200 से 250 नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर इस कदर हमला किया कि कांग्रेस के कई बड़े नेता नक्सलियों के इस हमले में शहीद हो गए। 12 साल पहले आज के ही दिन नक्सलियों ने बस्तर जिले के झीरम घाटी में खूनी खेल खेलते हुए देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर किए गए हमले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित 33 लोगों की नक्सलियों ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की असली वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। इससे जुड़े कई राज आज भी घाटी में ही दफन होकर रह गए हैं। जैसे इस हमले की साजिश कहाँ रची गई थी, कौन इसके पीछे था, ऐसे ही कई सवालों को आज भी ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में है। घटना के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो साल 2013 में 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी। 25 मई के दिन कांग्रेस ने सुकमा में परिवर्तन रैली आयोजित की। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। काफिले में करीब 25 गाड़ियां थी, जिनमें 200 नेता सवार थे। सबसे आगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लकमा अपने अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ थे। इनके पीछे महेंद्र कर्मा और मलकित सिंह गैदो की गाड़ी थी। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी टॉप नेता इस काफिले में शामिल थे। शाम करीब 4 बजे काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। यहीं पर नक्सलियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया और जब गाड़ियां रुकी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही।
शाम के करीब 5:30 बजे नक्सली पहाड़ों से उतर आए और एक एक गाड़ी चेक करने लगे। जो लोग गोलीबारी में मारे जा चुके थे उन्हें फिर से गोली और चाकू मारे गए ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। जो लोग जिंदा थे उन्हें बंधक बनाया जा रहा था। इसी बीच एक गाड़ी से महेंद्र कर्मा नीचे उतरे और बोले, मुझे बंधक बना लो, बाकियों को छोड़ दो। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की थोड़ी दूर ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसमें अजित जोगी को छोड़कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस वक्त के अधिकांश बड़े नेता और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। इस हमले का मुख्य टारगेट बस्टर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। सलवा जुडुम का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। नक्सलियों ने उनके शरीर पर करीब 100 गोलियां दागी और चाकू से 50 से ज्यादा वार किए। हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव पर चढ़कर डांस भी किया था। इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि कई जांच के बाद भी 12 साल में घटना की वास्तविकता सामने नहीं आई। उसमें शामिल बड़े नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने झीरम हमले के बाद एनआईए को जांच का जिम्मा सौंप दिया था, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। साल 2013 में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई और केंद्र में भी एनडीए की सरकार आ गई। तब से लेकर अब तक झीरम हमले का सच सामने नहीं आ सका है। राज्य में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय के सीएम भूपेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसे बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। किसी न किसी तरह से झीरम का सच सामने नहीं आने देना भी शक की निगाह से देखे जाने लगा। घटना के बाद पीसीसी चीफ बने भूपेश बघेल ने दावा किया कि झीरम के सारे सबूत उनकी जेब में है। सरकार बनने पर सबूत भी बाहर आएंगे और आरोपी भी। लेकिन साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। उसके बाद प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन झीरम का सच आज भी कोसों दूर है। वहीं सियासत इसके जख्मों को हर नए बयान के साथ ताजा करती जा रही है। तो देखा आपने रिपोर्ट, क्या कुछ कह रही है, क्या बताया जा रहा है कि झीरम का सच आखिर कहाँ है। सरकारें बदल गई लेकिन झीरम का सच अभी तक सामने नहीं आया है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं उनका परिचय करवा दूँ। शिव सिंह ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिव जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ रविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और अनिल पुसतकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव जी, इतनी हृदय विदारक घटना, मैं पहले आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आप वहां थे, आपने सब कुछ देखा था। क्या कुछ था, थोड़ा सा बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं फिर बात करता हूं। देखिए उपाध्याय जी, वो तो बहुत ही भयानक विभत्स मंजर था। जी घटना तो कम से कम अगर विस्तार से बताया जाए तो 2 से ढाई घंटा से कम नहीं लगेगा। जी लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जिस प्रकार से सुकमा में आपके चैनल में भी लगभग बहुत कुछ बताया है। सुकमा की जो सभा हुई, आखिरी सभा थी, उसके बाद फिर ये नक्सली घटना घटी। जी तो सुकमा के सभा में कोई पुलिस नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी सभा में। उसके पहले जितनी भी नक्सली क्षेत्रों में सभाएं होती थी परिवर्तन यात्रा की, उसमें बराबर आरोपी जो जंगल में रहते हैं, सड़क के दोनों तरफ चलते हैं, वो जी, चलते थे। रोड ओपनिंग पार्टी जो होती थी वो बराबर रहती थी और बराबर फोर्स भी रहती थी, पूरा जितना चाहिए उतना। लेकिन उस समय क्योंकि ज़िला बदला, क्योंकि जगदलपुर से अपन निकले और सुकमा में गए तो ज़िला बदला, तो जैसी ज़िला बदला जगदलपुर से लेकर सुकमा के ज़िले तक फोर्स थी, लेकिन उसके बाद वो फोर्स चले गई
और जब सुकमा जिला में आए तो कोई फोर्स नहीं थी। सभा में गए, सभा में भी एक भी पुलिस नाम का चीज़ नहीं था। उसके बाद जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ और सारे लोग जब जल्दी से जल्दी, ये था कि 1.5-2 घंटा लेट हो गया था कार्यक्रम समय से, तो जल्दी से जल्दी ये हुआ कि नंद कुमार पटेल जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए, क्योंकि शाम होने के बाद घटनाएं ऐसा घटती है कि सुरक्षा व्यवस्था सरकार भी नहीं दे पाएगी। ऐसा बोला जाता है कि शाम होने के बाद नक्सली क्षेत्रों में फोर्स भी नहीं जा पाती है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, तो सारे लोगों को जल्दी से जल्दी सर्किट हाउस में सब भोजन किए, लंच किए और तुरंत रवाना हुए। जैसे ही रवाना हुए तो वही 3-3:30 बजे की बात है, 3:30 बजे, 3:45 बजे की बात है। जैसे ही हम सबसे पहले तो शहीद नंद कुमार पटेल जी रवाना हुए जी। उसके बाद गाड़ी का काफिला रवाना हुआ और मैं, सुरेंद्र शर्मा जी, अंजय शुक्ला, मोतीलाल साहू, वो हम एक ही गाड़ी में थे जी। और हम थोड़ा सबसे पीछे हो गए किसी कारणवश, हमारे पीछे विद्या भैया थे। तो जब जगदलपुर से जब निकले थे तब शहीद नंद कुमार पटेल जी और विद्याचरण जी एक ही गाड़ी में बैठे थे। ऐसा लगता है कि जो टारगेट नंद कुमार पटेल जी मेन टारगेट थे, इसलिए कि उसका भी कारण बताऊंगा। तो नक्सली जो है वो कहाँ से वो जासूसी कर रहे थे, ये तो बहुत ही रिसर्च का विषय है। लेकिन जगदलपुर में जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल जी हमेशा अपनी गाड़ी में बैठते थे, उस समय विद्याचरण की कार में बैठे और जब गए तो विद्याचरण जी सबसे आखिरी में निकले, क्योंकि उनको कुछ सर्किट हाउस में कुछ ज़रूरी काम था। तो सबसे पहले तो जैसी नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी उस पहाड़ में जीरम घाटी में पहुंची तो एम्बुस लगा के पूरा जो है उड़ा दिया गया सामने, और पुलिस की जो वाहन पायलटिंग थी वो तो पूरा उड़ गया और फोर्स तो थी नहीं। जो नंद कुमार पटेल जी के पीएसओ थे और जो महेंद्र कर्मा जी के जो सुरक्षा कर्मी थे, उसके अलावा वहाँ कोई पुलिस नाम की चीज़ नहीं थी। तो वो, और उसके बाद हम जब पीछे थे तो उनको ये मालूम था नक्सलियों को कि विद्याचरण की गाड़ी में नंद कुमार पटेल जी बैठे हुए हैं। तो जब तक विद्याचरण जी की गाड़ी उस वहाँ पे जब नहीं पहुँची तब तक उन लोगों ने सारी गाड़ियों को जो हमारी आने दिए। जैसे ही विद्याचरण जी की गाड़ी आई, पीछे एक पेड़ को गिरा दिया गया और उसके बाद इधर एम्बुस से पूरा जो है सड़क को पूरा कई गड्ढे हो गए थे, तो उधर ना गाड़ी जा सकती थी और पीछे जितनी भी गाड़ियां नहीं जा सकती थी। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद जो फायरिंग चालू हुई, जैसे ही हम लोग जब उस एम्बुस में घुसे तो लगातार तर गाड़ी वो गोलियां चलने लगी हमारे उसमें कार में। तो हम लोग दुबक के कार के अंदर बैठ गए। अब फिर लगातार फिर वो तो नंद कुमार पटेल जी को तो सबसे पहले कवासी लखमा जी, नंद कुमार पटेल जी और उनके ड्राइवर और विदेश पटेल जी पहली गाड़ी में थे, उनको उठा के ले गए। लेकिन बाकी महेंद्र कर्मा जी चूँकि वो किस गाड़ी में बैठे हैं और कहाँ हैं ये नक्सलियों को मालूम नहीं था, इसलिए लगातार जो महेंद्र कर्मा जी की जो फोर्स थी वो बराबर जो है अपना अटैक कर रही थी। उसके कारण 2-2.5 घंटे जो है वहाँ पे लगातार गोलियाँ चली और उस गोलियों में जो है बहुत सारे लोग मारे गए, 30 से 32 लोग करीब हमारे, बहुत सारे 30-32 लोग घायल हुए। तो इस प्रकार से जो है अब जब हमको जब 2-2.5 घंटा गोली चली और जब सारे लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार बोलते थे कि क्योंकि नंद कुमार पटेल जी को तो पहले ले जाके वो कहीं एक जगह में रख दिए थे जो अलग से, और जब हम लोगों को सरेंडर करवाए, हम लोग जब महेंद्र कर्मा जी ने सरेंडर किया तब फिर गोलीबारी बंद हुई। और उसके बाद महेंद्र कर्मा जी ने बोला कि भाई अब किसी को बेकसूरों को मारो मत, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तब गोलीबारी बंद हुई और वो नक्सलियों ने जो है आवाज़ दे के बोला कि बाकी जितने लोग हैं सब हाथ ऊपर करके नीचे उतरिए, और एक पहाड़ में ले गए। वहाँ हम लोगों को पेट के बल लिटा दिए और नाम पता पूछते हुए ये बोलते थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, क्योंकि महेंद्र कर्मा जी हमारे से पहले थे सबसे पहले। तो हम तो उसके पहले उनको मार दिया गया। जब तक हम पहुँचे उस पहाड़ के ऊपर तब तक उनको मार चुके थे, हमने उनको मरे हुए उस समय देखा। तो बार बार ये पूछते थे नक्सली कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें नंद कुमार पटेल कौन है। जब हम बोलते थे कि नंद कुमार पटेल इसमें नहीं है तो वो बोलते थे कि तुम सब मारे जाओगे, अगर नंद कुमार पटेल आज नहीं मिले तो सब मारे जाओगे। दिनेश पटेल कौन है, बंटी कर्मा कौन है, इस प्रकार का पूछ रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो है जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल जी को लोग पूछ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि नक्सलियों के सर में जो है खून सवार है
और ऐसा लग रहा था, हमने तो कभी नक्सली घटना देखा नहीं जीवन में, जी। लेकिन हम पिक्चरों में जो देखा करते थे कि जिस प्रकार से गैंग वार होता है और ये होता है कि नंद कुमार पटेल जी का मतलब सुपारी आज इन लोगों को दे दिया गया है और इनका आका जो है आज इन लोगों को बोला है कि जिस प्रकार से होता था कि आज तुम लोग अगर इनको मारोगे नहीं नंद कुमार पटेल को तो आज तुम लोग सब मारे जाओगे। इस प्रकार से वो बराबर लैपटॉप रखे थे, वाकी टाकी रखे थे जो हमारे को घेरे हुए थे। कम से कम 35-40 नक्सली हमको घेरे हुए थे। नंद कुमार पटेल जी हमारे से थोड़ा आगे, जो हमने बाद में देखा था, हमारे से कम 20-25 फीट 40 फीट दूर उधर उनको मारा गया। जब नंद कुमार पटेल जी को अगवा करके ले जाया गया, ऐसा बताया जाता है कि भाई आधा घंटा पौन घंटा उनके बेटे को और उनको बैठाल के रखा गया। क्या डिस्कशन किया गया, क्या बात की गई, क्यों मारा गया, बेटे को छोड़ने की बात हुई, फिर उसके बाद उनको मारा गया। अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि अगर जिस प्रकार से तालमटेला घटना हुई है और नक्सली आज तक जितनी भी घटना हुई है उसमें उन्होंने गोलीबारी किया, मारा, आईडी ब्लास्ट किया, उसमें नाम पूछ के नहीं मारा गया, तो उससे ये होता कि भाई, लेकिन आप अगवा करके ले गए, आधा घंटा तक नंद कुमार पटेल जी को, दिनेश पटेल जी को बैठाले हुए हैं। उनके आका लगातार जो वाकी टाकी से बराबर बात करते थे किसी से कि अब यही करना है, इसमें नंद कुमार पटेल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, क्या किया जाए, उधर बात करते थे। ऐसा करके आखिरी में जब ये कंफर्म हो गया कि नंद कुमार पटेल इसमें नहीं है, तब वो उनका यहाँ का आका जो बोला कि इसमें नंद कुमार पटेल नहीं है, तो जो वहाँ है वो मतलब कंफर्म हो गया कि वो नंद कुमार पटेल है जिनको हम अगवा करके रखे हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि नक्सली कि आप लेटे रहो, और उसके बाद वो चले गए। मतलब ये करीब 1-1.5 घंटा, मतलब हम लोग कम से कम पौन घंटा लेटे रहे। उसके बाद फिर एक मोटरसाइकिल में एक प्रेस वाले कोई आए, फोटो खींचे, फिर उसके बाद एक मीडिया आई जो नाम आया। 5 मिनट के अंदर वो मीडिया वाले आए, वो जब हम लोग पहाड़ में लेटे हुए थे तो फोटो खींचने लगे। तब हमने बोला कि भैया आप कौन हो, तो बोले हम प्रेस हैं। तो हम लोगों को तो नक्सली बोले हैं कि लेटे रहो और हम कैसा करें, तो बोले वो चले गए हैं, अब मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करिए। तो कैसा करें, तो बोले जितने लोग चल सकते हो वो हाथ ऊपर करके अपना जो है सड़क पे आइए और 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ से साधन मिलेगा। तो वो मीडिया वाले हमको जो है, लेकिन ये है जैसी एम्बुश लगा था वैसी 4 कदम आगे बढ़े, सामने देखे फोर्स थी, इस तरफ 25-30 मतलब बंदूक लेके खड़े इस तरफ, और आ नहीं रहे इधर, मतलब वो एम्बुश के इधर आए नहीं है, एम्बुश और उनके हमारे बीच में फोर्स उधर खड़ी है पूरी, लेकिन वो इधर नहीं आ रही है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जब प्रेस वाला जब हमको लेके गया, तो जब हम लोग जा रहे थे तो उधर से आवाज़ लगाया, पुलिस के एसपी था वो उस वक्त के, कौन हो तुम लोग, बोले। तो वो प्रेस वाले बोले कि प्रेस। तो बोले इतने सारे प्रेस कैसे, तो बोले बाकी सब घायल। तो बोले हाथ ऊपर करके आगे बढ़ो। तो जैसे ही हम हाथ आगे ऊपर गए, 10 कदम गए, तो पुलिस का जो एसपी था उस वक्त, कमांडर, बोला क्या हो गया है उधर, तो बोले सारे नेता हमारे मारे गए हैं। ठीक है बोले, लेकिन एक व्यक्ति उस तरफ आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहीं खड़े हैं। उसके बाद हम लोग 1-1.5 किलोमीटर जब पैदल चले गए, तब फिर पुलिस की गाड़ियाँ आई, एम्बुलेंस आया, तो उसमें बैठ के हम लोगों को फिर महारानी अस्पताल ले गया। ये स्थिति थी। मतलब ये कि 2-2.5 घंटा जो कम से कम फायरिंग हुई, 200 से 250 नक्सली थे जी। तो वो जिस प्रकार से नाम पूछ के मारे हैं, तो उससे लगता है कि ये सुपारी किलिंग थी, हत्या था। और जो अभी जिस प्रकार से छोड़ा किस आधार पे गया, मतलब बाकी लोग उनका मेन टारगेट पूरा हो गया। नंद कुमार पटेल जी मेन टारगेट थे, महेंद्र कर्मा जी जो शुरू से टारगेट थे, आज नहीं कई सालों से उनको कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं पाए थे। तो वही 2 टारगेट थे मेन। उसके बाद तो सारे लोग जो है, जो लगातार क्रॉस फायरिंग हुई जी, उसमें जब जितने हमारे कांग्रेस के जो नेता मारे गए, और भी जो क्रॉस फायरिंग चल रही थी जी, और उसमें मारे गए। मेन टारगेट नंद कुमार पटेल जी थे, और उन्हें मालूम था कि महेंद्र कर्मा जी इसमें हैं, तो उनका दूसरा टारगेट भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार से जब टारगेट उनका पूरा हो गया, जब उनके आका ने बोला कि टारगेट पूरा हो गया है तो रवाना हो, तो बाकी लोगों को जो है नाम पता पूछ के सबको, उसके बाद वो रवाना हो गए। तो इस प्रकार से हम ये बोल रहे हैं आज भी कि भाई अगर ये जिस प्रकार से नक्सली दहशत फैलाते हैं, गोलीबारी करते हैं, मार के चले जाते हैं, तो वो एक दहशत होता और एक उनका आतंक रहता, दहशत। लेकिन चूंकि नाम पूछ के मारे हैं,
और ये हत्या है, सुपारी किलिंग है, तो कौन मारा? अभी लगातार हम बसव राजू को हमारे फोर्स ने मारा है, उसका स्वागत है। तो जब उसकी पहचान की जा रही कि जीरम में था जी, उसके साथ जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड उसके साथ जो रहते थे उन लोगों ने पहचान की है। तो हम बोलते हैं कि जो बार बार फोर्स ये बोलती है कि जीरम में थे उनको सरेंडर किया गया, जीरम में थे उनको हम गिरफ्तार किया गया, तो उन लोगों से कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं की जाती? हम आज भी कुछ लोगों को शिनाख्त कर सकते हैं, हालांकि 12 साल हो गया हमने जिन लोगों को देखा है वो, लेकिन उस कानूनी प्रक्रिया में लाया जाए कि जो जो जीरम के नक्सली सरेंडर किए हैं या आज मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जो कानूनी प्रक्रिया होती है एक अपराधी की, कि उसको पुलिस रिमांड में लिया जाए, उसको कानूनी प्रक्रिया में ले आया जाए, तब तो पता चलेगा कि किसने तुमको डायरेक्शन दिया, कौन तुम्हारा बॉस था, कौन तुम्हारा आका था जो बार बार बोलता था ये करो, दिनेश पटेल को मार दो, नंद कुमार पटेल को छोड़ो, दिनेश पटेल को छोड़ो, ये सब जो वाकी टाकी में जो बात चल रही थी। तो जब तक इन लोगों को पुलिस कस्टडी में कानूनी प्रक्रिया में ला के जो भी जीरम घाटी के जीरम में घटना में नक्सली लोग हैं उनको कानूनी प्रक्रिया में लाया जाए और उनको रिमांड में लिया जाए और उसके बाद जांच किया जाए, सच्चाई सामने आए। ठीक है शिव जी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आप वहाँ थे, आपने सब कुछ देखा था। पहले मैं अनिल जी से बात कर लूँ। तो उस समय जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ नेताओं को चिन्हित कर नाम पूछकर मारा गया और कुछ नेताओं को नाम बताने के बाद जाने दिया गया, ऐसा भी कुछ हुआ था? शायद ऐसा भी आपसे जानने की कोशिश करूँगा मैं। जी जी। और अनिल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम था जिसमें कि बहुत सारी बातें अनिल जी जो आंखों के सामने जो जितनी घटनाएं घटित हुई थी सब कुछ बता रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या लगता है इतने साल होने के बाद भी वो कुछ सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? जिसका कि दोनों इंतजार, पार्चा भी कहती है कि हमें भी इसका इंतजार है, कांग्रेस कह रही है हम भी चाहते हैं सच सामने आए, तो क्यों नहीं आ पा रहा है? अगर दोनों पार्टियां चाहती हैं, दोनों सरकारें भी चाहती थी। जी नहीं, देखिए संजय, ये बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यजनक घटना थी जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं सारे देश के लिए जो है दुर्भाग्यजनक घटना थी। और ये मतलब नक्सलवाद का कलंक है कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर या फोर्सेस पर। तो बहुत बड़ा तमाचा था कि उन्होंने अपनी समानांतर सत्ता को बस्तर में साबित कर दिया था। जो उस झीरम कांड में जो दिवंगत हुए उन सब के लिए तो हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको। और वो एक ऐसा प्रकरण था जिसने कांग्रेस को लगभग नेतृत्व विहीन कर दिया था। विद्याचरण तो बहुत बुजुर्ग थे और उनसे बड़ी पर्सनालिटी जो है मध्य भारत और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ठीक है राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उनसे बड़े जो है कद्दावर नेता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मध्य भारत में नहीं हुआ। फिर नंद कुमार पटेल जो बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि अगर परिवर्तन होता है तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे। बस्तर टाइगर के नाम से जो जिनकी ख्याति थी महन कर्मा, और उनका भी मारा जाना, उन्होंने तो बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी थी। दुर्भाग्य से वो कानूनी पचड़े में पड़ गई। जो सलवा जुड़म आंदोलन था वो एक अनूठा आंदोलन था, उन्होंने तो उस आदिवासियों को इकट्ठा करके नक्सलियों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। वो उन सब को एक साथ एक ट्रैप में फंसा लेना ये नक्सलियों की सफलता तो थी, लेकिन ये सरकार जो थी उस समय भाजपा की सरकार थी, प्रशासन कह लीजिए, प्रशासनिक कह लीजिए, पुलिस की कह लीजिए, साथ ही कांग्रेस नेतृत्व की भी कहीं ना कहीं इसमें चूक और लापरवाही दिखती है। देखिए, नक्सल एरिया में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, वो आपको साफ बताता है कि आपको एक के पीछे एक गाड़ी लगाकर नहीं चलना है। यानी पुलिस के लिए भी है, पुलिस भी जब रोड ओपनिंग पार्टी भी निकलती है तो वो भी एक गैप बनाकर चलती है कि कहीं अगर कोई माइंस ब्लास्ट होती है तो आगे वाले, अगर बीच में होती है तो आगे वाले आगे निकल जाए, पीछे वाले पीछे निकल जाए, या आगे होती तो पीछे वाले रुक जाए और अपनी पोजीशन ले ले। लेकिन उस मामले में जैसे शिव ने कहा, एक बात सही है कि सुकमा में सभा देर हुई। सभा में देर होने का कारण क्या, ये भी जो है वो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्यों देर हुई और क्यों देर हुई। अब जबकि आपको मालूम है वापस जगदलपुर जाना है तो आपका सभा समय पे होनी थी। समय लेट होने के कारण जो हड़बड़ी मची और जो कांग्रेस नेताओं का काफिला निकला एक के पीछे एक और जो तेजी से गए। आप बताइए, जब शिव कह रहा है कि हम एम्बुश लगाया, धमाका हुआ, ये पेड़ काट के रोके, जब 2 गाड़ी 3 गाड़ी जब उसमें फंस गई, घाटी में आप गाड़ी मोड़ नहीं सकते, जब तक मोड़ते तब तक आप पीछे में गाड़ियां लगते के चले गई।
माने आप एक बिछाए हुए जाल में खुद होकर फंसते चले गए, लगातार गाड़ियां गई और आपने जो है विजुअल्स भी दिखाया, सब गाड़ियां एक साथ थी। और शिव ने भी कहा कि हमारी गाड़ी भी, सबकी गाड़ी, हम पीछे होने के बावजूद भी वहां जाके ट्रैप पे फंस गए। तो आप बताइए यहाँ पर जो है, जो नक्सल एरिया में जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है उस पर कहीं ना कहीं चूक थी। महन कर्मा जो बस्तर टाइगर थे उनको सारी चीज़ें मालूम थी और वो थे, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में थे, पता नहीं क्या कारण था। और एक महत्वपूर्ण बात तो जरूर है कि पुलिस को वहाँ नक्सलियों के ऑपरेशन की कोई भनक नहीं थी, लेकिन नक्सलियों को कांग्रेस के पूरे ऑपरेशन की पल पल की जानकारी थी और उनका टारगेट था। इसमें कोई शक नहीं है कि दिनेश पटेल को क्या दोष था। नंद कुमार पटेल के साथ साथ उन्होंने उनके उत्तराधिकारी दिनेश पटेल को भी टारगेट में रखा, महन कर्मा को भी टारगेट में रखा और पूछ के मारा। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है ये टारगेट किलिंग ही थी। शिव की इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर नक्सली पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो ये टारगेट किलिंग थी। और टारगेट किलिंग का सच सामने नहीं आना ये उतना ही दुर्भाग्यजनक है। देखिए, सबूत तो वहाँ नहीं मिलते क्योंकि नक्सली ऑपरेशन करने के बाद वहाँ रुकते नहीं है, चले जाते हैं। और कोई सी भी जांच एजेंसी लगा लीजिए आप, किसी भी जांच एजेंसीज को लगा लीजिए, अब आप पहलगाम में भी देख लीजिए, आपको वहाँ मिल क्या रहा है। वो तो शहर के बीच में हुआ था, ये जंगल में हुआ था, तो वहाँ आपको कार्ट्रिज जो गोलियां हैं उसके खोखे मिल सकते हैं, जो उनके जो कदमों के निशान है चलने के, वो वहाँ आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जंगल में पेड़ पत्ती रहती है। तो आपके पास वहाँ सबूत मिलने की कोई बहुत गुंजाइश होती नहीं है। आपको सिर्फ एमुनेशन, जो अगर उन्होंने ब्लास्ट किया है तो उसमें बारूद किस तरह का था, कहाँ से आया, ये इसके सिवा आपके पास कुछ जांच का रहता नहीं है। जांच का महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ ये रहता है, जितने भी जो वहाँ पर जिंदा लोग थे, जो बच्चे थे, वही जो है जांच के दायरे में आ सकते हैं और जो कुछ सच है वहीं से सामने आ सकता था। देखिए, कांग्रेस में भी इसमें कुछ बहुत सारी जो है उस समय दबे छुपे आरोप लगाए गए एक दूसरे पर, है ना, कुछ नेताओं के बचने पर, कुछ नेताओं के नहीं आने पर। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं रहा, दोनों उनके आपस में भी रहा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा की सरकार के कार्यकाल में अगर जांच नहीं बढ़ पाई, एनआईए हो या जो भी जांच एजेंसी हो, अगर वो कुछ तथ्य नहीं एकत्रित कर पाई या आगे नहीं बढ़ पाई, तो उसके बाद 5 साल का कार्यकाल भूपेश बघेल के पास था। तो भूपेश बघेल ने भी उस समय, जब वो उस समय उन्होंने कहा था कि सबूत हमारे जेब में है, तो सबूत जेब में क्यों रहे? सबूत तो जेब से बाहर आने चाहिए थे। और इस झीरम कांड का सच सामने आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, आज जो कांग्रेस जो तकलीफ झेल रही है संगठन में कहिए या सत्ता से जो उसकी दूरी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं झीरम घाटी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व का एक बड़ी पंक्ति खो दी, बहुत बड़ा नुकसान किया। नीचे राजीव जी जुड़ चुके हैं क्या? राजीव जी जुड़े हैं? राजीव जी सुन पा रहे हैं? राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आप जोड़िए तब तक शिव जी एक थोड़ा संक्षेप में बताइए। राजीव जुड़ रहे हैं अभी, संक्षेप में एक बात बताइए कि ये सब पूरा घटनाक्रम होता है, आप चश्मदीद थे, आपने सब कुछ देखा था, प्रत्यक्षदर्शी थे, तो कुछ जांच हुई, आपसे कुछ बयान दर्ज किए गए, पूछा गया आपसे कि क्या कुछ हुआ था, कैसा हुआ? मतलब आयोग बना था, मैं देख रहा था। फिर चलिए, आपके शासनकाल में 2 सदस्यीय आयोग भी बना था। पहले बीजेपी के शासनकाल में आयोग बना था, जस्टिस प्रशांत मिश्रा थे, फिर उसके बाद जस्टिस अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन, ये 2 सदस्यीय एक आयोग बनता है। तो इस आयोगों में दोनों में पूछता हूँ, आपसे कुछ बातचीत हुई थी, आपसे कुछ पूछा गया था? देखिए उपाध्याय जी, आपने मतलब बयान दर्ज कराया था क्या? नहीं, मैंने बयान अभी तक दर्ज नहीं कराया है। सबसे पहले जब हम घायल हुए थे तो अस्पताल में एडमिट थे रायपुर के, तो उस समय एनआईए आई थी जी, और सभी लोगों से, मेरे से भी उस समय मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम, पता, एड्रेस ली थी, और वो बोली थी कि भाई अभी चूँकि आप घायल हो और अस्पताल में एडमिट हो, तो अभी हम आपसे पूरी जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन हम आपका पूरा एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल लेके जा रहे हैं और हम जल्दी ही आपको बुलवाएंगे जी। लेकिन आज तक उन्होंने नहीं बुलवाया बयान के लिए, पहला। लेकिन जब भूपेश बघेल जी की सरकार में
एक एसआईटी का गठन किए थे भूपेश बघेल जी, विवेकानंद सिन्हा जी जो आईजी के नेतृत्व में भिलाई में, तो वहाँ फिर मुझे बुलाया गया था। और भी मेरे जो जीरम घाटी के हैं, दौलत अरोड़ा हैं जी और सुरेंद्र शर्मा जी हैं लोग, तो उन लोगों को तो मुझे बुलाया गया था और वहाँ पे पूछताछ हुई थी। तो विवेकानंद सिन्हा जी की टीम थी पूरी, जितने थे उनके साथ, वो भिलाई के एक ऑफिस में मुझसे पूरा जब वाकया जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें तो पूरा डिटेल बताया शुरू से। तो कम से कम 8 घंटा तक, मतलब 8 घंटा इसलिए लगा कि पहले उन्होंने बोले मौखिक बताइए कि शुरुआत क्या हुआ, कैसे आपने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई, कैसे क्या पूरा जी। उसके बाद फिर बोले, उसी विवेकानंद सिन्हा जी स्वयं बैठे थे और उनकी पूरी टीम थी जो एसआईटी की। उसके बाद बोले इसी को आप राइटिंग में दीजिए जी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको राइटिंग में भी दिया। उसके बाद सिन्हा जी वापस चले गए, जब पहले सुने मौखिक रूप से, फिर बोले इसको राइटिंग में दीजिए, तो तब तक वो चले गए। फिर जब राइटिंग में दे दिया, उसके बाद फिर विवेकानंद सिन्हा जी फिर बैठे मेरे साथ, मतलब पूरी टीम बैठी थी। तो फिर उसमें जो राइटिंग है उसमें भी वो बराबर एक एक चीज़ को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, उसमें भी लगभग 2 से 3, तो कुल मिला के कम से कम 8 से 9 घंटा तक जी उस दिन मेरे साथ जो है पूछताछ हुई है। और उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब चालू होगा, जिस प्रकार से सबको बुला के इसी प्रकार का जांच ऐसा हुआ। इसके पहले तो मैंने ये तुम्हें से रिपोर्ट ली नहीं, और भी लोगों से ली होगी तो, लेकिन विवेकानंद सिन्हा जी जो आईजी थे, उनकी टीम ने मुझसे 8 घंटा 9 घंटा तक पूछताछ की थी जी। उसके बाद बोले आगे फिर आपको बुलाएंगे जी। लेकिन फिर वो जो स्टे लग गया और जो मामला पेंडिंग हो गया। ठीक है, राजीव जी सुन पा रहे हैं? जा रही है। जी सुन पा रहे हैं राजीव जी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट है। जी जी। चलिए, आपने बहुत देर कर दी, लेकिन एक बात बताइए, ये जो पूरी बात हो रही है, सरकार आपकी है, आप शुरू से जुड़ते तो सब कुछ सुनते, जो आंखों देखी पूरी घटना बताई है शिव जी ने, लेकिन फिर भी आप तो सब जानते ही हैं। लेकिन एक बात बताइए, इनकी भी यही इच्छा है, कांग्रेस की भी इच्छा है कि सच सामने आए, आपकी भी यही इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि सच सामने आए, तो यही कह रहे हैं कि अब तो सरकार आपकी है। चलिए, पिछली सरकार थी, सच सामने नहीं आया, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जांच शुरू की गई थी जिसे कि रोका गया, तो आपकी सरकार है, क्या सच सामने आएगा राजीव जी कि इसके पीछे क्या था? देखिए, वो जो झीरम की घटना से हमने भी भीमा मंडावी जी को खोया, कांग्रेस ने भी खोया, तो दोनों जो नक्सलियों के असली शत्रु होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं और पुलिस फोर्स होती है, वन विभाग के लोग होते हैं। तो उस प्रकार से जिन्होंने षड्यंत्रों को रचा था, उन्हें अभी मार डाला गया है। और मारने के बाद समूल जो नक्सलवाद का नाश करना है, हमने उनका नाश किया। और कांग्रेस पार्टी पिछले 5 वर्ष जब थी, भूपेश बघेल जी कहते थे कि मेरे पास सबूत है और समय आने पर मैं इस घटना का पर्दाफाश करूंगा। तो 5 वर्ष तक वो कागज लेके घूमते रहे, अब पता नहीं वो कागज कहाँ चला गया, उनसे घूम गया या कहीं वो धुल गया, वो स्मृतियां फूल हो गई। लेकिन अंत भला तो सब भला। आज जो शीर्ष कमांडर थे बसव राजू माधवन, उसकी हम लोगों ने वध कर दिया, हमारी सरकार ने वध किया। हम कांग्रेस के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि नक्सलवाद में आहुति में उन्होंने भी अपना योगदान दिया, हमारी पार्टी ने भी योगदान दिया, सारे लोगों ने दिया। यहाँ तक झीरम का प्रश्न है, उसके लिए समय आने पर एसआईटी ने अभी समय लिया है, उसकी जांच भी चल रही है, कुछ बिंदु शायद बाकी हैं। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ है तो वो बिल्कुल उसमें याचिका दायर कर सकती है। लेकिन जो सीमा पार आतंक जिस प्रकार से हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके जी में थोड़ा सा आ गया है, लेकिन लाल आतंक का भी अंत हो चुका है। और लाल आतंक के अंत होने से अब राजनीतिक गतिविधियां तेज होगी और जो एक अभिशप्त था वो अभिशप्तता चली जाएगी और पर्यटन, खनन से लेकर तमाम उद्योग धंधे विकसित होंगे बस्तर में जी। और बस्तर में एक शानदार, एक सुंदर एक क्षेत्र बनेगा, ऐसी आशा है। नहीं राजीव जी, वो तो ठीक है, लाल आतंक आप खत्म कर रहे हैं, सीमा पार आतंकवाद आप खत्म कर रहे हैं, बात ये नहीं है। बात मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या सच सामने आएगा कि भाई हुआ क्या था, क्या था? मैं ये अनिल जी से पूछूंगा, आप क्या समझते हैं? आपने भी सब कुछ देखा, सरकार क्या समझती है, ये विशुद्ध नक्सली हमला था या फिर पीछे कुछ था? बिल्कुल नक्सली हमला था और जो लोग कुछ नक्सलवादी उसी समय मारे गए थे और आज भी कुछ नक्सली मारे गए हैं, जो अभी जो एनकाउंटर हुए
उस एनकाउंटर में भी, चाहे तेलंगाना के क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ या परसों जिस प्रकार से नारायणपुर के अबूझमाड़ में एनकाउंटर हुआ, शीर्ष नक्सली कमांडर मारे गए। और अगर आप झीरम के विषय में पूछ रहे हैं तो झीरम का सच आना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से एक नक्सलवादी घटना थी। जिस प्रकार से महेंद्र कर्मा जी के ऊपर वो नृत्य कर रहे थे और तमाम जो नक्सलियों ने इसकी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी को लिया था जी। तो देखिए इसी प्रकार से लगातार ही घटनाएं। नहीं, क्या है राजीव जी क्या है कि मैं तो कुछ नहीं जानता इस घटना के बारे में, लेकिन शिव जी जो बैठे हुए शिव ठाकुर जी वो वहाँ थे, उस जगह पर थे, वो बता रहे थे, तो वो जो बातें कह रहे हैं। जी शिव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोली भी लगी है पीठ पे जी, और 5 पॉलिटिकल मतलब बुलेट के छर्रे भी हैं, अभी भी मेरे शरीर में धंसे हुए हैं जी। तो मतलब मैं घायल भी हुआ था और एम्बुलेंस से मुझे रातों रात दगदलपुर से यहाँ लाया गया था। ठीक है भैया, आगे बोलिए। मैं यही पूछ रहा था कि ऐसा ये पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, वो उनकी ज़बानी हम मैं सुन रहा हूँ और अनिल जी भी सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि वाकी टाकी से बात किया जा रहा था, नाम पूछा जा रहा था कि भाई ये कौन है, वो कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है, ये नाम पूछा जा रहा था। तो नक्सलियों को इनसे क्या लेना देना? ठीक है, महेंद्र कर्मा से तो था क्योंकि वो सलवा जुडूम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन चलिए होगा भी तो पता नहीं, ये तो जांच का विषय हो सकता है। तो ये विशुद्ध नक्सली घटना है या फिर कोई षड्यंत्र हो सकता है? इस एंगल से भी क्या जांच होगी कभी या नहीं होगी? राजीव जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। पूरी तरफ से नक्सली घटना है और मान लीजिए नक्सली घटना नहीं है तो जिस प्रकार से दादी के ऊपर प्रहार किया चरणदास महंगी ने रामकृष्ण केयर अस्पताल के अंदर कि तुम कैसे बच गए, तुम कहाँ भाग गए जी। तो एक एंगल ये भी सोशल मीडिया में समाचार पत्रों में छपा था जी कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप में भी कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी अजीत जोगी जी और बाकी धड़ों के बीच में। बहरहाल लेकिन इस घटना से लोगों ने इनकार किया, कांग्रेस के लीडरों ने इनकार किया और जो उस समय के तत्कालीन राजनीतिक लोग थे उन्होंने इनकार किया कि किसी कोई दल का कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति इस प्रकार से इतनी बड़ी निश्चल हत्या, इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता। तो ये पूरी तरह से नक्सली वारदात ही थी और नक्सलियों ने जिम्मेदारी ली। जो माओवादी वहाँ के उस समय के गोरसा चंडी से लेकर तमाम जो माओवादी थे, हालांकि उनके कैरेक्टर भी बदलते रहते हैं, जो नाम रहता है वो नाम मर भी जाता है, फिर दोबारा उस नाम का दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो उस समय के जो तत्कालीन लोग थे वो मारे भी गए हैं और ये जिस प्रकार से हमारे भीमा मंडावी जी का भी उन्होंने वध किया सच्चे सड़क पर ले जाकर, तमाम पुलिस के बड़े अफसरों का भी इस प्रकार से इनकाउंटर किया। मुझे लगता है पूरी तरह से ये नक्सली घटना ही थी और कांग्रेस के अंदर जो खींचातानी थी, जो कहा जा रहा था कि शायद जोगी जी का हाथ हो सकता है, वो हेलीकॉप्टर में चले गए, उस घटना पे भी मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार से थे। हर कोई राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे से हम बातें करते हैं, मतभेद रहता है, मनभेद नहीं रहता है और छत्तीसगढ़ की सीमा में इस प्रकार से राजनीतिक हत्याओं का कोई ऐसा संबंध नहीं है, शांत प्रदेश है और जो संस्कृति है ये आपस में मिलजुल कर रहने की है, भले विचारधारा अलग हो तो ऐसा कोई घटना नहीं है। निश्चित रूप से ये नक्सली घटना ही थी क्योंकि हमने भी अपने हजारों कार्यकर्ताओं को खोया है, भीमा मंडावी जी को, कांग्रेस से भी खोया है। तो ये पूरी तरह से नक्सली घटना है और इसीलिए लाल आतंक के अंत के लिए हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आप जुड़े रहिएगा राजीव जी। अभी हमारे साथ डॉक्टर विवेक वाजपेयी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक जी सुन पा रहे हैं? जुड़ गए हैं? नहीं जुड़े हैं? चलिए ठीक है। ये आप एक बात बताइएगा अनिल जी, जैसा मैंने एक सवाल पूछा जो बार बार जो कह रहे हैं शिव जी जो कह रहे हैं बार बार कि किसी से बात की जा रही थी, फिर वो ये तो बता रहे हैं लैपटॉप भी था, वहाँ नेटवर्क था शिव जी, लैपटॉप अगर चल रहा था तो वो पता नहीं, जैसा भी होगा। देखिए जी उपाध्याय जी, नेटवर्क तो पूरा जाम कर दिए थे उन लोगों ने। अच्छा जी। बिल्कुल, मतलब उस मोबाइल तो इतना जाम हो गया था कि फ़ोटो तक नहीं खींच पा रहे थे। तो वहाँ पे नेटवर्क नक्सली वैसे भी जो सुनने में आता है कि जहाँ पे ये वार घटना करते हैं वहाँ नेटवर्क जाम कर दे, तो हमारा वहाँ पे नेटवर्क पूरा जाम था। फ़ोटो खींचने की एक दो हमारे साथ साथी थे, उन्होंने फ़ोटो खींचने की कोशिश की वहाँ, लेकिन वो सबसे मोबाइल मांग लिए थे, जैसे मुझसे भी मोबाइल मांगे, मोबाइल दो मोबाइल दो। बाद में आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद मोबाइल को आग लगा दिए थे पूरा कुछ दूर में, सारे मोबाइल को जला दिया गया था।
तो मोबाइल का वो पूरा नेटवर्क जाम हो गया था। हाँ, उनके पास वाकी टाकी था, रेडियो टाइप का था, और वाकी टाकी से बात करते थे, लैपटॉप था, उससे वो जो है नंद कुमार पटेल जी की फ़ोटो रखे थे, वो बराबर वो फोटो का जो है मिलान करते थे कि ये है कि नहीं बोल के। आपने ये देखा होगा कि नंद कुमार पटेल जी का जो चर्चा है और जो सच्चाई है कि उनके शर्ट को खोला गया है जी, मतलब उनके आका ने जो दूर में बैठा था वो कंफर्म करने के लिए क्या क्या किया कि सबसे पहले उसके आका ने फोन किया कि नंद कुमार पटेल के कपड़े को खोलिए, क्योंकि नंद कुमार पटेल जी का वो उसको बोलते हैं एक क्या पट्टी लगाते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो गिलीस करके जो है, तो वो जो उसका आका था वो उसके जो यहाँ पे स्पॉट पे था, उससे वाकी टाकी से बात करके कि उसके कपड़े को खोलिए। खोलने के बाद वो देखिए कि वो गिलीस लगाए कि नहीं, मतलब गिलीस लगाए मतलब वो नंद कुमार पटेल जी हैं, मतलब नंद कुमार पटेल जी की तस्दीक करने के लिए उनका आका हर तरीके से। मैं ये बोलता हूँ कि आप नाम पूछ के मारे, फिर नंद कुमार पटेल जी को और दिनेश पटेल को कम से कम आधा से पौन घंटा से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, उनको बैठाल के क्या बात किया गया। फिर उनके आका ने ये भी ऊपर से आका का भी फोन आया कि दिनेश पटेल को छोड़ दो, फिर बाद में वो बोल रहा है नहीं इसको मारो, यही मास्टरमाइंड है। तो ये मतलब आपको बता रहा हूँ जिस वहाँ पे नंद कुमार पटेल जी और दिनेश पटेल और कवासी लखमा ये एक ही गाड़ी में थे जैसी स्टार्टिंग। तो जब नंद कुमार पटेल जी को जब घेर के ले जा रहे थे, चाहते तो वैसी गोली मार देते भाई जिस प्रकार से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन पटेल जी को उठा के लेके जाना और वहाँ पे मारना नहीं, तो मतलब कुछ तो उनकी प्लानिंग थी कि पहले पूछा गया और उसके बाद ये कवासी लखमा से पूछा गया कि ये कौन है, तो उन्होंने अपने भाषा में बताया कि ये नंद कुमार पटेल है। और जब नंद कुमार पटेल इसको लेके चलो पहाड़ में, बोले कवासी लखमा जी को बोले इनको पहाड़ में लेके चलो, तो जब वो बोले चलिए सर पहाड़ में बैठे हैं कुछ नक्सली जो बॉस है उनका, तो जब वो पटेल जी को लेके जा रहे थे तो उससे ये एक नक्सली ने बोला कि ये कौन बैठा है, तो कवासी लखमा जी ने कहा कि ये उनका बेटा है। तो फिर वो वाकी टाकी में फोन किया, पहाड़ में जो बैठा है अभी, जो दूर में बैठा है आका उसका तो अलग बता रहा हूँ मैं, जो पहाड़ में जिनको ले जाके बोला तो बोले नंद कुमार पटेल का लड़का भी है, बोले उसको भी लेके आओ, वो यही तो मास्टरमाइंड है। ठीक है, तो उस प्रकार से फिर नहीं तो उसको आधे दूर जाने के बाद मतलब नंद कुमार पटेल जी कवासी लखमा जी जब कार से निकल गए 15-20 कदम पहाड़ पे चढ़े, तब उनको ये लगा कि भाई उसमें कौन है ये, तो बताया कि नंद कुमार पटेल का लड़का है, तो उसको छोड़ दिए थे वो। लेकिन जब आधे बीच में जाने के बाद जब पूरा पूछे कि कहाँ पहुंचे, तो बोले यहाँ, तो बोले एक और है वहाँ, कौन है, नंद कुमार पटेल का लड़का, उसको भी लेके आओ। फिर लैपटॉप रखे थे उसको भी लेके आओ। तो मतलब इस प्रकार से, और उसके बाद उनको ले जाके पहाड़ में, देखिए आप क्या इस मंजर था कि बेटे के सामने में जो है पिता को मारा गया, कि पिता के सामने बेटे को मारा गया। वो कल्पना करिए सर कि किस प्रकार से नक्सलियों ने कितना विभत्स घटना किया है कि पिता के सामने में बेटे को मारा जा रहा, पिता बोल भी रहा है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, आपको जो चीज करना है मेरे साथ करिए, मुझे जो है जो भी सजा देना है ऐसा अगर आपको लगता है, लेकिन मेरा बेटा है तो निर्दोष है। लेकिन वो नक्सली लोग माने नहीं, इतना निर्दोष मतलब इतना निर्दयी। तो वो घटना आप याद करिए उपाध्याय जी, अगर ये नक्सली घटना होती है, हमारे राजीव भाई को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर वो नक्सली घटना होती तो उसी समय पटेल जी को मार देते और नंद को उनके बेटे को मार देते। लेकिन कवासी लखमा को लेके जाना, उसके बाद कवासी को बोलना तुम भग जाओ, नहीं वो बोले कि नहीं मैं नंद कुमार पटेल जी को नहीं छोड़ूंगा, बोले नहीं भग जाने तुमको गोली मार देंगे। फिर उनका ड्राइवर था वो साथ साथ चल रहा था, मैं अपने मालिक को नहीं छोड़ूंगा, वो भी पहाड़ में कुछ देर तक ऊपर गया, तो उसको भी बोले भैया वो जो अपने आका को फोन लगाया, बोले कवासी लखमा और ड्राइवर भी आ रहा है, बोले उनको वापस जाओ। तो कवासी बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो बोले तुमको भी उसको भी बोलो नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद फिर वो ड्राइवर बोला नहीं मैं अपने मालिक को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी साथ में रहूंगा, वो भी बोला ड्राइवर को भाग जानी तो तुमको भी गोली मार देंगे। इस प्रकार का ये जो सिचुएशन हुआ है उपाध्याय जी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सुपारी के लिए नाम पूछ के मार, नहीं तो चाहते तो पटेल जी छोड़ देते। हमको तो यही लग रहा था
कि भाई जब हम लोगों को जब सरेंडर किया गया जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बार्गेनिंग करेंगे। हो सकता है सरकार से जिस प्रकार से नक्सलियों की रहता है, एलेक्स पाल मेनन को जिस प्रकार से लेके गया था, कलेक्टर को लेके गए थे, बार्गेनिंग किए और जो भी किए, तो हो सकता है ऐसा हम लोगों को मन में, लेकिन बुला के लेके जाना और आधा घंटा आका से बात करना, उनसे क्या क्या उसके बाद गोली मारना, तो प्लानिंग से किया गया, पूरा रणनीति बना के किया गया। ये बहुत ही फ्री माइंड से किया गया। उपाध्याय जी जिस दिन हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता पत्रकार जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस दिन परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी, 29 दिन हुआ था, जिस दिन जगदलपुर मीकापुर में चालू हुआ है, उस दिन से वो समझ गए, क्योंकि नंद कुमार पटेल जी गृह मंत्री होने के कारण एक एक प्लान को वो आईजी को, डीआईजी को सारे अपना जो वो सूचना रहती थी वो भेजते थे। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इसकी प्लानिंग जिस दिन परिवर्तन यात्रा की प्लानिंग लॉन्च हुई है, उसी दिन से नक्सली लोग प्लानिंग करने लगे कि इस दिन मारना है, यहाँ मारना है। पूरी तैयारी, पूरी रणनीति इत्मीनान से बनाया गया और इत्मीनान से इस घटना को अंजाम दिया गया उपाध्याय जी पूरा। और हम फिर बोल रहे हैं जी कि भाई जीरम घाटी बसव राजू को मारा गया, अभी बहुत हम सैल्यूट करते हैं फोर्स को, सरकार ने जो काम किया, लेकिन ठीक है बसु राजू एनकाउंटर किया, लेकिन आज वो बयान आ रहा है कि वो जीरम में शामिल था, जीरम का मास्टरमाइंड था। ठीक है, उसकी पहचान कोई फोटो नहीं देखा था, तो उसके साथ जो रहने वाले राइट हैंड, जो अभी डीएम अवस्थी जी का कल बयान आया है कि 3 लेयर में रहता था वो, जो बसव राजू था, 35 से 40 नक्सली उसको इंटेलिजेंट घेर के चलते थे। तो वो 30 से 40 नक्सली जो कल नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं बसव राजू के मरने पे, जो नंद कुमार अपने महेंद्र वर्मा के मरने पे इन लोगों ने उसके शरीर में डांस किया था, लेकिन अब उन्होंने जो है इसके मरने पे उन लोगों से पूछताछ करिए, उनसे पुलिस को पूछताछ करना चाहिए कि इस घटने में। ठीक है शिव जी। जी राजीव जी सुन पा रहे हैं? राजीव जी, हेलो, राजीव सुना होगा आपने क्या कह रहे हैं शिव जी? मैं सुन रहा हूँ, अगर इसकी जांच होनी चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि ये नक्सली घटना नहीं है तो उस एंगल की भी तो मांग करनी चाहिए। तो मुझे दुख इस बात का है, जब 5 वर्ष तक इनकी सरकार रही, भूपेश बघेल जी स्वयं बहुत दुखी थे, तो उनको कुछ करना चाहिए था। अगर इसका नक्सली एंगल के अलावा कोई शत्रुता का एंगल है, और वो कहते थे कि झेरम का सबूत मेरे पास है, तो बात वहीं पर अटकती है कि वो इस 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया, और अपने लोकल इंटेलिजेंस के से भी वो इस शत्रुता का पता लगवा सकते थे। तो वही है, अगर ऐसा लगता है शिव जी को, और बहुत सारे उस समय विक्टिम थे, मोतीलाल साहू जी, अंजय शुक्ला जी, वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो उनके भी वो बयान थे कि प्योरली नक्सली घटना थी। अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को कि इसमें कोई राजनीतिक, जैसे कि ऐसा होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तो अगर ऐसा होता तो 5 वर्ष तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको इस मामले को बढ़ चढ़कर इसकी जांच की जानी चाहिए थी। और खुद भूपेश जी ने तो सीबीआई को ही प्रतिबंधित कर दिया था। उसका अगर ताजा अगर उस घटना की जांच होती 2018 में तो काफी कुछ चीजें निकल सकती थी। अब चूंकि उन्होंने सीबीआई को बैन कर दिया था और तमाम जो जांच एजेंसियों की रोक दिया था कि यहाँ कोई जांच नहीं कर सकता, तो देखिए वो वहां पर अगर आप इंटेलिजेंस को रोक देते हैं राजनीतिक कारणों से, तो वहां पर बातें फिर आगे नहीं बढ़ सकती। और आज अगर कोई ऐसी सबूत है तो कांग्रेस पार्टी को सामने आकर तथ्य पेश करना चाहिए, नहीं तो ये भी उसी प्रकार से बयानबाजी होगी कि जैसे इसके पहले भी मैं लगभग 1000 डिबेट कर चुका हूं, जिसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता बंधु हैं या कांग्रेस के लीडरान हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि झीरम की हत्या नक्सलवादी घटना नहीं थी, वो एक साजिश थी। तो 5 वर्ष के दौरान अगर भूपेश बघेल जी इसका इनिशिएटिव लेते तो बहुत अच्छा रहता, तो उसके एंगल का तथ्य सामने आता, अदालत में वाद दायर किया जा सकता था और जो दोषी हैं उन्हें वो कटघरे में खड़े कर सकते थे। कोई बात नहीं, अगर अभी कोई तथ्य है तो कांग्रेस पार्टी को इसे पेश करना चाहिए ताकि देश की जनता जाने की क्या घटना थी और सही में क्या हुआ है। तो ठीक, अच्छी बात है। ठीक है शिव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन विवेक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विवेक वाजपेयी हैं, उनसे ही पूछ लूं मैं। विवेक जी सुन पा रहे हैं? जी विवेक जी, अभी शिव जी मेरे साथ बैठे हुए शिव सिंह ठाकुर जी, तो वो बता रहे थे पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था।
थोड़ा संक्षेप में मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, हुआ क्या था, आप थे वहाँ? जी जी, मैं ना पहले इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, हमारे भाजपा से कौन भाई साहब है मेरे को नहीं मालूम। यहाँ कांग्रेस भाजपा मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो उनका बिल्कुल परिवार नहीं। हो सकता था, वो मेरा परिवार हो सकता था, वो आपके पत्रकारिता जगत के किसी का परिवार हो सकता था जी। जिनकी हत्या हुई। जी, तो अब यहाँ कांग्रेस भाजपा करने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और उस डायरेक्शन में लेके जाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा बात, जो भूपेश बघेल की सरकार जो बोल रहे थे, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं 5 साल उस लड़ाई को लड़ा हूँ कि सरकार इसकी जांच कराए, पर इसकी जांच केंद्र सरकार ने एनआईए के द्वारा कराई और उसका उनने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया हाई कोर्ट में। जी, और जब हमने ये कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा कि हम इसकी फर्दर जांच करना चाहते हैं, एनआईए ने क्लोजर सबमिट कर दिया है, तो एनआईए ने पूरा एक एप्लीकेशन लगाया कि हमने जो क्लोजर किया था उसके बाद हमको और कुछ जांच करने की जरूरत है, और जो मामले की जांच एनआईए कर रहा है उसका स्टेट गवर्नमेंट जांच नहीं कर सकता था। इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाया। जी। अब यहाँ पर कांग्रेस भाजपा मुद्दा नहीं है। अगर कहीं कोई साजिश थी, जो प्रत्यक्षता जो हम लोग शामिल थे उस यात्रा में और जो हम लोग भुगते, हम लोग के ऊपर जो गुजरी है, तो कहीं ना कहीं साजिश की बू तो है। एक ही दिन, एक ही समय पे, एक ही पर्टिकुलर जगह में पुलिस का 100% विड्रॉल, नक्सलियों का ठीक उसी जगह में पूरा मतलब एम्बुश लगा के हमला करना। और दूसरी बात, अभी पता नहीं शायद कितने लोगों की जानकारी में है, हम लोग जो उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार से मांग किए थे, जो नक्सली झीरम में हमारे ऊपर हमला किए थे, वह झीरम उसी थाने में आज पोस्टेड है। उसी थाने में एक सिपाही है, एक आरक्षक है, एक लड़की है और एक लड़का है, 2 को तो मैं जानता हूँ। माने ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फ्लॉ है ना, कि वो जो हमको मारे वो उसी थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ ड्यूटी कर रहे हैं जिनके ऊपर वो हमला किए थे। ये हो सकता है कि उन लोगों की मदद लेके हम लोग नक्सलियों से काफी अच्छे तरीके से आज की डेट में निपट पा रहे हो, सरेंडर नक्सलियों के सहयोग से। पर झीरम के तह तक तो पहुंच ही सकते थे ना। जब उसमें हम लोग एक आरक्षक से बात करी तो उसने कहा कि मेरी ड्यूटी जो पहले गाड़ियों को रोकने की थी, मैं वायरलेस ग्रुप में था, और दबाव में जब वो आ गया तो उसने स्वयं ने ये कहा कि मेरे ही थाने में एक महिला आरक्षक है जो मशीन गन ग्रुप में थी, जो आप लोगों के ऊपर मशीन गन से गोली चला रही थी, आप लोग उससे क्यों नहीं बात करते? पर चूंकि हम फॉर्मली किसी से बात नहीं कर सकते थे, इनफॉर्मली उससे बात हो गई, उसके बाद हम फॉर्मली बात नहीं कर सकते थे क्योंकि मामला एनआईए का था और एनआईए से स्टेट पुलिस को रोक थी कि एनआईए जांच कर रही। एक रिपोर्ट जितेंद्र मुदलियार ने लिखाई, उस रिपोर्ट को बेस बनाकर पुलिस ने जांच चालू करी, पर वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई कि एक ही मामले में 2 रिपोर्ट नहीं हो सकती। ये मामला भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी। तो खैर कुल जमा यहाँ कांग्रेस भाजपा मुद्दा नहीं है। जो लोग गए उसमें मेरे परिवार के सदस्य थे, मैं खुद उसमें शामिल था और मैं बच गया, उसका पता नहीं मुझे कितना खुशी है, पर जो लोग गए उनका दुख तो भरपूर है। और वो हमारे जीवन में एक ऐसा सेटबैक है, आप अंदाज करिए कभी आप किसी घटना दुर्घटना में 2-4 मृत शरीर अपने आसपास देख लें तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग वो लोग हैं जो 30-32 आदमियों को एक एक करके मरता देखे हैं, तो हमारे ऊपर क्या बीतती होगी जब कांग्रेस और भाजपा होता है, उसको हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और मेरी इस बात से ना अंजय शुक्ला जी इंकार करेंगे, ना मोतीलाल साहू जी इंकार करेंगे। वो भले ही भाजपा में हो सकता है, भाजपा में हो, उनकी राजनीतिक विचारधारा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर इस मामले में ना वो राजनीतिक ढंग से सोचेंगे ना हम सोच पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें राजनीति क्या, मैं तो वही शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने यही पूछा था कि भारतीय जनता कांग्रेस तो चाहती है कि वो जो सच है सामने आए कि बाकी था क्या था भाई पीछे। भाजपा से बात करते हैं तो वो कहती है बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि सच क्या था सामने आए और एक साथ इसे कंटेंट किया जा सकता है। दोनों उसी भाषा में इसका कहिए कि निंदा करती हैं, निंदा का कहें भर्त्सना करती हैं इस घटना की। तो मैं कहता हूं इस पे राजनीति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप और जैसा शिव जी या फिर बाकी जो नहीं थे भाई, आप वहां थे, आप अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, आपने जो देखा था आप उसका वर्णन कर रहे हैं। जो वहाँ नहीं थे वो बयानों के आधार पर बातें कर रहे हैं, जांच जो उसके सामने थी उस आधार पर बातें कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं विवेक जी, आप पॉलिटिक्स में हैं, ऐसा कोई विषय, वो एक कहावत थी ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये कहावत अब फीकी पड़ गई है। अब जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब जहाँ कवि भी नहीं पहुँचता है वहाँ राजनीति पहुँच जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ पर राजनीति ना पहुँचे। तो
आप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए संजय एक जी, शब्द अगर है। आपको आगे ले जाने के अगर आगे ले जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जी एनआईए की जांच में मैं 6 से 7 बार उनके कमीशन में गया हूं, 6 से 7 बार। जी मैंने अपना बयान तो दिया, मैंने 2 स्केच बनवाए। जी मैंने दूसरे लोग जाने से डरते थे उनको अपने सामने में कि भैया आप रहोगे तो हम बयान दे पाएंगे, तो ऐसे मैं 5 से 6 लोगों को अपने सामने में ले जाके बयान दिलवाया। जी जी और हास्यास्पद है, हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए, हम्म आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो उनके हिसाब से तो मैं मौके पे ही नहीं था। हम्म मेरा पूरा बयान गायब हो गया, कोई बात नहीं। मैंने स्केच बनवाया वो गायब हो गया, कोई बात नहीं। हम्म उनके हिसाब से मैं मौके पे ही नहीं था। मेरे नाम को उनने बदल दिया, हम्म वो जी। शिखा नाम लिख दिया। हम्म अरे मतलब कैसे, अब बताओ आप मेन अगर आप मेन गवाह हो, मैं यहाँ जीरम कमीशन में भी मैं 5 साल 7 साल लड़ाई लड़ा हूँ, जी सरकार के खिलाफ लड़ा हूँ, दुनिया भर का प्रेशर झेला हूँ। हम्म बस चूंकि नियत थी लड़ने की, कोई लोग हमारे सामने गए उनको न्याय दिलाने की, इसलिए निडर होकर लड़ा हूँ। जी मेरे को एनआईए की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया कि मैं स्थान में मौजूद था। हम्म अब बताइए अब क्या छवि बनी होगी मेरे दिमाग में एनआईए की, या क्या छवि बनेगी इस देश में एनआईए की हम्म अगर मेरी कहानी सामने आए। जी मैं जीरम कमीशन में कम से कम 40 बार उपस्थित हुआ हूँ, 40 बार मिनिमम। हम्म और उसके बाद एनआईए मेरे नाम को ही हटा दी वहां से। जी भाई जो आदमी मेन केस को तैयार कर रहा है आप उसी को हटा दो। हम्म तो आप क्या केस तैयार कराना चाह रहे हो उसको कोई भी समझ सकता है। हम्म बहुत दुखद है माने कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने ऐसा किया। जी और वो जो एनआईए है उसकी जितनी बात मैं बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड में है। एक भी चीज ऐसी नहीं जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। हम्म आप एनआईए का जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको उठा के देख लेंगे, उसमें मेरा नाम ही नहीं है। हम्म मैंने मतलब एजेंडा क्लियर है ना। जिस आदमी की बात से आप मामला फंसता दिख रहा है हम्म उस आदमी को पिक्चर से हटा दो, हम्म मामला खत्म हो गया। हम्म मैंने दुखद है कि मैंने हम लोग के हिसाब से एनआईए सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जांच एजेंसी है और उसने ऐसा किया। और उसके बाद फिर काहे को सीबीआई और काहे सीआईए, काहे किसी के ऊपर भरोसा करेंगे। सबके ऊपर तो भरोसा करके देख लिए, नतीजा क्या निकला। ठीक है विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे सीधे अनिल जी, सब कुछ सुना आपने। देखिए संजय, इसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जी वो ये है कि किसी भी क्राइम कह लीजिए या किसी ऑपरेशन के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है। जी तो झीरम कांड के पीछे किसको फायदा होना था, उसका उद्देश्य क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि नक्सली मूवमेंट जो है वो सरप्राइज और टेरर इस पे काम करता है, गुरिल्ला वारफेयर पे काम करते हैं वो। तो कभी भी नक्सली सीधे प्रशासन या सरकार से या बहुत बड़ी संस्था से विरोध नहीं लेते। वो छिटपुट वारदात करते हैं, गांव में वारदात करते हैं, इधर वारदात करते हैं, जो 2-3 प्रभावशाली लोग हैं उनको मार देते हैं। आप उससे पहले झीरम घाटी से पहले देख लीजिए तो अखंड मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह सरकार के परिवहन मंत्री थे लिखीराम कावरे, उनकी हत्या के अलावा कोई बड़ी राजनीतिक हत्या उन्होंने नहीं की थी। सरपंच, कोटवार, ये ऐसे ही गांव के आसपास के जो बड़े जो लोग रहते हैं उनको मारकर वो उस गांव में आतंक फैलाते हैं और आतंक के जरिए अपना वो प्रभाव जमाते हैं और सत्ता चलाते हैं। जी दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल मूवमेंट है जी वो कंट्रोल छत्तीसगढ़ से कभी नहीं हुआ, वो कंट्रोल हुआ आंध्र प्रदेश से। जी और आंध्र प्रदेश के लोगों का छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तीसरी बात कि उनको ना यहाँ की भाषा आती थी, जी जैसे शिव बता रहे हैं कि उनको नहीं आती थी भाषा। और उनके जो नक्सली जो वहाँ पे उस समय जो थे, अगर 200 नक्सली एक जगह पर पहले से तैनात हैं, घेर के तैनात है, तो इसका मतलब ये है कि उनको वो वारदात करनी ही थी और उनका जो उद्देश्य था वो अपनी उस उद्देश्य में पूरे वो सफल हुए, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों ने उससे पहले कभी नहीं किया था। और एक साथ उनको भी मालूम था नक्सलियों को कि इतनी बड़ी राजनीतिक हत्याएं एक साथ कर देने से पूरा सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा देश का प्रशासन उनके पीछे लग सकता है। तो ये या तो उनका टारगेट 2 ही रहा होगा, महेंद्र कर्मा और जो नंद कुमार पटेल, और
दुर्भाग्य से कह लीजिए जो गाड़ियां जो लगातार एक के पीछे एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का जो है जो वो जो कहना चाहिए कि फॉलो उन्होंने जो प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, उल्लंघन किया, लगातार एक ट्रैप में फंस गए, तो उन्होंने तो सबको मारा। फिर एक बात और होती है, जब भी नक्सली जब वारदात करते हैं तो वो पूछते नहीं है। नक्सलियों के जितने भी जो उनका जो ऑपरेशन होता है, चाहे ताड़मेटला जो लेकर कर रहे थे या एर्राबोर कह रहे थे, वो तो 2.5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा हो, 80 साल का बूढ़ा हो, अपना वो उठाते हैं बंदूक और फायरिंग करते हैं। यहाँ पर अगर उन्होंने जैसा शिव ने बताया जी, वो तो प्रत्यक्षदर्शी, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं जी, बिल्कुल, कि वहाँ गाड़ियाँ जब फंस गई उनके जाल में तो उन्होंने फायरिंग रोककर नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को साथ ले गए और फिर सबसे पूछते रहे कि तुम कौन। तो ये तय है कि वो टारगेट किलिंग थी। अब उस टारगेट किलिंग में, उस टारगेट किलिंग से फायदा किसको होना है, ये देखने वाली बात है। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य जांच का होना चाहिए कि फायदा किसको होना था। अब कांग्रेस में भी जो है दुर्भाग्य ये है कि इस मामले में जितने गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा जो है भीषणता से आरोप प्रत्यारोप और वो झीरम की जो घाटी है उस पर जो है पत्ते जंगल में जैसे गिरते हैं, फिर एक के बाद एक के बाद वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप के पीछे नीचे जो है कितने तथ्य दब गए, कितने तथ्य छुप गए, कितने सबूत नष्ट हो गए, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। ऐसे में सच का आना सामने बहुत कठिन लगता है। अब जो सारी जो उम्मीदें हैं जी, वो जो सारे प्रत्यक्षदर्शी हैं उन पर, और जैसे शिव ने कहा कि भाई बसव राजू, उस समय बसव राजू को आज जान रहे हैं हम, उससे पहले तो नहीं जानते थे जी। अब बसव राजू का अगर चेहरा नहीं बताया जाता तो जानते भी नहीं कि बसव राजू है कौन जी। तो बसव राजू के जो साथी हैं या जो नक्सली सरेंडर किए हैं, अगर उनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो भी इस जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि नक्सली ऐसी वारदात जी, नक्सली पूरे आप उसका नक्सली जो इतिहास उसमें देख लीजिए, इतनी बड़ी वारदात कभी उन्होंने नहीं की, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात का जो रिजल्ट है, जो उसका जो सरकार की तरफ से जो प्रत्युत्तर आता है वो बहुत भयंकर आता है। तो वो नक्सली ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि वो घिर जाए। तो ये नक्सलियों के मूवमेंट का जो है, जो वो तरीका होता है, उनके जो ऑपरेशन का तरीका होता है कि वो छिटपुट हत्याएं करते हैं और उससे वो आतंक फैलाते हैं। ये ऐसा लगता है कि जो कि पूछ कर मारना तो कहीं ना कहीं तो टारगेट किलिंग लगती है जी। तो विषय तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बातें हो सकती। कुछ कहना चाह रहे थे शिव जी, आप कह लीजिए फिर मैं कहना चाह रहा था जी। जैसे अभी विवेक वाजपेयी हमारे साथ थे, ये पूरा इनके भी ड्राइवर को सबसे सामने ही थे, इनके भी ड्राइवर को गोली लगी थी जांग में, भागने की कोशिश किया इन्होंने कार लेके, तो जांग में ऐसे सीधा गोली मारे थे जी। तो विवेक वाजपेयी ने जो कहा वो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं पीड़ित हूँ, हमारा यही चीज़ है कि इसमें राजनीति से ना देखते हुए जो दोषी है, बिल्कुल, मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि आज जो सिलेंडर जो कर रहे हैं, एक दो को तो मैं भी पहचानता हूँ जिसने आज भी शिनाख्त में, मैंने भी बोला 3-4 महिलाएं जो थी जो मेरे से मोबाइल मंगी, मोबाइल मेरे से ले ली दो, तो वो शिनाख्ती हो। और जो आका कौन था इनका, कौन इनको डायरेक्शन दे रहा था और कौन इसके पीछे शामिल था, ये तभी आपको जांच में आएगा जब विवेक वाजपेयी ने जैसे कहा कि कुछ नक्सली आज भी डीआरजी अपने शामिल हो गए हैं। एक मशीन गन चला रही थी बोलते हैं वो, जो बता रहे हैं, और एक वाकी टाकी, मैंने बोला ना उपाध्याय जी, एक आदमी वाकी टाकी लिया था, बॉस था वो, जो 45-40 जो हमको घेरे हुए थे, उसमें एक ऐसे जैसे रेडियो लटका रहता है, ऐसा रेडियो टाइप लटका था, वाकी टाकी रखा था और लैपटॉप रखा था। तो ये वाकी टाकी टीम वाला भी अभी है, डीआरजी टीम में है, और जो है मशीन गन जो चला रही थी लेडी, वो भी आज डीआरजी टीम में है। तो वो भाई ठीक है, हम उनको आज हमारे को नक्सली को मारने में फायदा जो हो रहा है, जो विवेक वाजपेयी, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको रखिए आप, लेकिन मुख्य धारा में लौट आए वो लोग, मुख्य धारा में लौट आए हैं हम। चलो ठीक है, नक्सलियों को मारने के लिए सरकार उनका जो है उपयोग कर रही है, ठीक है। विवेक वाजपेयी भी जो बोल रहे हैं, सच सामने लाने के लिए इन लोगों को कानूनी दायरे में लाके इनसे पूछा जाए
कि भाई कौन आपको, कौन मशीन गन चलाया आपने, आपको कौन ने निर्देश दिया, वाकी टाकी जो, इस प्रकार के जो लोग हैं जी झीरम घाटी के चिन्हित लोग, इनसे पूछताछ की जाए। और वो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भैया ने कहा ना कि भाई कड़ी जुड़ेगी, फिर जी कड़ी जुड़ते जुड़ते हम मेन आका के पास पहुंचेंगे, अब सच्चाई सामने आएगी। बस यही मेरा भी बार बार ये कहना है कि राजनीति से ना देख के, मैं पीड़ित हूँ, मेरी मांग है कि मुझे न्याय मिले, बस मेरी मांग है। मुझे दस भगवान की कृपा से, सब आप लोगों की दुआ से हम बच के आ गए, लेकिन जो हमारे साथ जो जिनकी माताएं बहनें जो विडो हो गई है, जिनके बेटा चले गए, उन लोगों की मांग है, हम पीड़ित लोगों की मांग है जी कि इसकी सजा, इसका दोषी कौन है उसको सामने लाया जाए। हाँ, जैसे हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि भाई अगर ये नक्सली घटना होती तो हम जरूर बोलते कि, लेकिन मैं हूं ना गवाही, मैं तो न्यायालय में भी चाहो जहां भी बोलो, मैं बोलने वाला हूँ ये हत्या है और हत्या का कारण बताने वाला हूँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। नक्सली घटना होती तो जरूर, जिसके पहले जो नक्सली घटना होती थी जी तो बिना पूछे बिना मारे, भैया ने कहा ना कि भाई 4 साल के बच्चे को भी जब फायरिंग होती है तो मारा जाता है, 80 साल का बुढ़ा भी मारा जाता जी। है। तो जब वो फायरिंग, अगर नक्सली घटना होती जी। तो उसमें मैं भी मारा जाता, उसमें सारे लोग मारे जाते, जितने बचते, लेकिन बाकी लोगों को छोड़े ना, जाओ बोल के हमको बोले ना, नाम पता पूछे जाइए। तो इस प्रकार से हम पीड़ित हैं, हमारी मांग है, हम जो जितने लोग इसमें पीड़ित थे, शामिल थे, जो घटना में इनके साथ जो वो हुआ है, हमारी मांग बार बार बोल रहे हैं हम। राजनाथ सिंह जी उस समय आए थे हम लोगों को देखने के लिए, उस समय वो वादा किए थे जब उनकी केंद्र में सरकार नहीं थी, वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे मिला था, मेरे को आप मिलने आते हैं, जो अस्पताल में आए थे, बोले भाई आपके साथ न्याय होगा। उसके बाद जो है, मैं बोलना नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब धमतरी में आए थे, जब इनकी केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, 2014 में धमतरी में मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी केंद्र में, तो मैं इसका जो है, इसके पीछे जो भी साजिश हुई है उसका मैं खुलासा करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने जब इनकी सरकार आई, उस समय हम लोगों ने मांग किया, जाके हम पीड़ित लोग गए थे राजनाथ सिंह से मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया गया। हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर के माध्यम से कि आप स्वयं आए थे और सब घायलों से मिले थे और बोले थे इसके दोषियों को सजा दिलाऊंगा। राजनाथ सिंह जी, आज भी राजनाथ सिंह जी है, उनसे पूछा जाए कि आज तक दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद दोषियों को सजा दिलाऊंगा, सजा क्यों नहीं मिली। नक्सली घटना नहीं है। ठीक है शिवजी, बात है, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, उन्होंने कहा था सजा दिलाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो उस समय कहा जाता था कि मेरे पास तो तथ्य है। ठीक है, एक बात बताइएगा, थोड़ा सा आपसे भी पूछ लूँ फिर आगे बढ़ूँ। कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था अनिल जी, कहिए कि कांग्रेस का नहीं, राजनीति का। एक छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति हिल गई थी, लोग हिल गए थे, और एक तरीके से समझिए कि वो जो काला एक पूरा समय मान लीजिए वो जो था, मतलब कुल मिलाकर पूरी छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत एक तरीके से उस समय स्तब्ध थी। कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ जैसा मैंने कहा। आपको क्या लगता है कि इसकी जांच के लिए जब कांग्रेस की सरकार बनी तब उनका कार्यकाल प्रभावी हो सकता था, महत्वपूर्ण हो सकता था अगर बड़े स्तर पर जांच होती, या जांच संभव नहीं था अगर बड़ी एजेंसी जांच कर रही है तो, या फिर कोई दूसरा तरीका हो सकता था जिस तरीके से जांच कराई जाए? नहीं, देखिए संजय, ये जो मामला हुआ ये वाकई इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ जी। हमारे प्रदेश पे जो है वो काला धब्बा लगा, वो तो लगा ही लगा। बस्तर जो है उस समय आतंक का गढ़ के रूप में जो है सारी दुनिया में उस समय इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी, और इतना बड़ा राजनीतिक हत्याकांड आज तक मैं नहीं समझता, मेरी जानकारी में नहीं है इतना बड़ा राजनीतिक हत्याकांड एक साथ। छोटे मोटे नेता नहीं थे। नंद कुमार पटेल तो जब अखंड मध्य प्रदेश था तब भी गृह मंत्री रहे थे, और छत्तीसगढ़ में भी गृह मंत्री रहे थे। विद्याचरण शुक्ला केंद्रीय मंत्री रहे थे, और उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में। तो ऐसे में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस राजनीतिक हत्या का जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ उतना किसी को नहीं हुआ। तो कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन फिर वही बात आती है कि दांव पे जो कानूनी चल रहे थे, चाहे एनआईए की जांच के जरिए कहिए, चाहे इन्होंने सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी हो, जो भी दांव पेश थे,
उस राजनीतिक दांव पेच पे ये सारा का सारा मामला उलझ कर रह गया। फिर इस राजनीतिक हत्याकांड से फायदा किसको मिला, ये फिर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। दूसरी बात कि आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, जो शिव ने बताया, वॉकी टॉकी पे पूछ रहा था, जब नंद कुमार पटेल को ही मारना था तो दिनेश पटेल को क्यों मारा गया? फिर कभी ऐसा नहीं होता किसी भी नक्सल ऑपरेशन में कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं होती। जब वो मारते हैं तो एक साथ सबको मार देते हैं। फिर वो इतने शिव को ही क्यों छोड़ दिए? ये शिव तो जिंदा सबूत है उनके खिलाफ। तो कभी सबूत वारदात के बाद नक्सली छोड़ते नहीं। वो उनकी नज़र में निर्दोष दोष उनको क्या मतलब। और फिर दूसरी बात, वो जो वहाँ जो नक्सली जो ऑपरेशन में थे, 200 लोग थे, उनमें से कौन जानता था कि नंद कुमार पटेल कौन है, विद्याचरण पटेल शुक्ला कौन है, शिव कुमार कौन है, अंजय शुक्ला कौन है, या कवासी लखमा कौन है? कवासी लखमा को क्यों छोड़ दिया गया फिर? या बहुत सारे जो शिव और इनके साथियों को क्यों छोड़ दिया गया? तो आखिर में जो हत्याएं हुई, मैं तो उनको हत्या ही कहूंगा जी। वो हत्याएं जो हुई वो पूछ कर, शिनाख्त कर, कंफर्म करके की गई। इसके बाद कांग्रेस के भीतर भी काफी उथल पुथल मची थी, वो भी काल आपने देखा होगा। वही मैं कह रहा हूं कि इसका नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस को हुआ जी। कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस का एक जो नेतृत्व की एक सबसे पहली जो पंक्ति थी, हम उसको सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं कहेंगे, हम उसको कांग्रेस की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप कहेंगे, क्योंकि सारी लीडरशिप जो है वो ऐसा लगता था कि वही जो है लीड करेगी अगर परिवर्तन होता तो वो उसी लाइन को तो खत्म किया गया। तो उस लाइन को खत्म करने से किसको फायदा होता या किसको फायदा नहीं होता, ये भी एक जो है शक का और जांच का विषय हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी बातें उस समय उठी थी, बहुत सारे जो है आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के अंदर से ही बाहर से भाजपा वालों ने नहीं लगाया, कांग्रेस के ही अंदर से जो है गुटबाजी के तहत जो बातें उठी थी, कुछ बातें जो है अस्पताल में क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो सबको सब जग जाहिर है, सारे अखबारों में छपा था, सबको सब मालूम है। वो सब बातें भी जो है वो कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस को नुकसान देते चले गई। जांच के लिए बहुत सारे अवसर थे, जांच के लिए कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप एक बात समझिए कि जंगल में हुई जो वारदात है, जहाँ पर आप जा ही नहीं पा रहे हैं। शिव ने बताया वारदात हो गई, हम लोग निकल कर 3-4 घंटे गोलियां चली, 3-4 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद भी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर फोर्स खड़ी है, फोर्स अंदर जाने से डर रही, इसमें कोई शक नहीं। उस समय फोर्स जो है जंगल में घुसने से डरती थी। और उसमें उस दौरान अगर इतना बड़ा अगर ऑपरेशन हो रहा है, जब गोलियां चलती है तो गोलियों की आवाज़ कोई एक बंद कमरे में कैद नहीं हो जाती, तो उतनी गोलियां चली और सैकड़ों फायर हुए। तो वो सारी चीज़ों के बाद अगर पुलिस फोर्स वहाँ नहीं जा पा रही तो आपको सबूत मिलेगा क्या? आपके पास इसमें जांच करने में आगे बढ़ने के लिए जो साक्ष्य हैं वो सारे के सारे जिंदा हैं, जो इस घटना के जो चश्मदीद हैं वो हैं, या वो नक्सलियों की ओर से जो उस मूवमेंट में शामिल थे वो हैं। तो आपको इन्हीं जो दोनों तथ्य हैं, चाहे कांग्रेस से जो बच गए वो लोग हैं, चाहे नक्सली मूवमेंट में जो लोग शामिल थे, जो मेन स्ट्रीम में आ गए। आप ही ने कहा कि मेन स्ट्रीम में आ गए, तो जब वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं तो उनको तो इस मामले में पुलिस को, और जो अब तो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, तो पुलिस को इसमें कॉपरेट करने में उनको कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पूछताछ, सवाल ये है ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से जांच होगी तो कोई बात सामने आएगी, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि। और फिर जो एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है ना कि उस हत्याकांड के पीछे जो है जो ऑपरेशन को लीड कर रहा था वो तो वहां था नहीं, वो तो बाहर था। सभी जानते हैं कि ये जो नक्सल ऑपरेशन जो है छत्तीसगढ़ का जो है वो तेलंगाना से या हैदराबाद से या आंध्र प्रदेश से मान लीजिए वहां से कंट्रोल होता है। तो उनको क्या लेना देना था? उनको नंद कुमार पटेल से क्या दुश्मनी थी? उनको नरेंद्र महन कर्मा से दुश्मनी हो सकती है, सलवा जुड़ा आंदोलन वो लीड कर रहे थे, लेकिन उदय मुदलियार से क्या दुश्मनी थी? उदय मुदलियार तो राजनांदगांव का था। विद्याचरण शुक्ला से क्या दुश्मनी थी? ये सारे लोगों को अगर मतलब आइडेंटिफाई करके अगर मारा गया, और देखिए जो ऑफिस बेरर थे कांग्रेस के बड़े और जो बड़ी लीडरशिप के जो पहली लाइन में खड़े थे, सिर्फ उनको मारा गया। जो वर्कर्स थे, जो बाद की जो पीढ़ी थी, जो नई पीढ़ी थी, उनको छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो उद्देश्य इसमें था।
अब वो उद्देश्य कांग्रेस में किसको फायदा पहुंचाता, या बीजेपी में किसको फायदा पहुंचाता, या आंध्र प्रदेश के लोगों से क्या फायदा पहुंचाता। फिर एक जो बहुत सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नंद कुमार पटेल को ले जाकर उन्होंने बात क्या की, क्या डील हुई, क्या नहीं, ये भी बहुत जांच का विषय। अब उसका जवाब तो वही दे सकता है जो नंद कुमार पटेल से उससे पूछा था। तो आपको नक्सलियों के उस सूत्र तक तो जाना ही पड़ेगा। जी ठीक है, मैंने कहा जैसा कि विषय बहुत बड़ा है, मैंने थोड़ा समय बढ़ाया भी, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी छूटी हुई हैं। लेकिन चर्चा को विराम देता हूं, क्योंकि ये जो सारी बातें आई और शिवजी ने और साथी और भी जो जुड़े थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने जो अपने अनुभव वहाँ के बताए और उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो उनके ये बताए गए जो अनुभव थे वो उन्होंने बताया सभी को। तो चलिए, हम भी समझते हैं, ऐसा मानते हैं और सभी ऐसा मानते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मानते हैं, साथ ही लोग भी ये मानते हैं कि जो सच है वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। हालांकि जांच में क्या कुछ था, क्या कुछ बचा हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, यह देखना एजेंसियों का काम है, सरकारों का काम है, वो देखेंगी। लेकिन जैसे अपने अनुभव बताए गए और ये कहा गया कि उन्होंने ये सब कुछ वहाँ देखा था, तो ये सारे विषय थे आज की इस चर्चा में। तो आगे भी हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, पीसीआर प्लीज होल्ड इट। मैंने होल्ड इसलिए करवाया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लगता है कि बातचीत में आगे निकल गया था, बाहर निकला था, मैंने आपका धन्यवाद नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया, आपने भी हमसे कुछ साझा किया। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव चक्रवर्ती जी। तो ये सारे विषय थे, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।